हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम सोचे हैं एक नया सीरीज़ शुरू करने का, जिसमें सुबह जो है 2 घंटा सिलेबस से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोपहर को 2 घंटा प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नाइट का 2 घंटा एनुअल रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। और ऐसा करीब 30 डेज़ तक हम लोग करेंगे। उम्मीद है इस 30 डेज़ में हम लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया मेरा ये शेड्यूल तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि नहीं कि मैं इस तरह का कोई एक सीरीज़ स्टार्ट करूं, जहां हम रेगुलर बेसिस पे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा शाम को जो है रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पे आए और हम लोग जो है चीज़ों को डिस्कस करें। क्योंकि प्रिपरेशन तो बहुत हो गया, प्रिपरेशन को बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज हम CCL का जो 50 क्वेश्चंस था वो 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और चूँकि आपको पता है कि मेरे वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं होता है कि क्वेश्चन दे दिया, उसका 4 ऑप्शंस दे दिया और कौन सा सही ऑप्शन था इस बारे में बस बात कर लेंगे। हम क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इसी टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और फिर प्रिडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो थोड़ा चेंज करके तो और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मॉडल ऑफ सेफ्टी लैम्प। क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शंस जो 4 दिया हुआ उसमें से सेफ्टी लैम्प का मॉडल कौन कौन सा है। तो उसमें 2 ऑप्शंस दिया हुआ था और एक ऑप्शन था बोथ A एंड B। तो GL60 GL7 जो था ये ऑप्शन सही हो जा रहा था। लेकिन हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे ये मॉडल ऑफ सेफ्टी लैम्प पूछा तो मॉडल ऑफ मिथेनोमीटर भी पूछ सकता है, मॉडल ऑफ मल्टी गैस डिटेक्टर भी पूछ सकता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर मॉडल से रिलेटेड जो भी चीज़, जो भी डिवाइस है, वो सब का मॉडल नंबर कम से कम याद कर लेने के लिए कि मिथेनोमीटर का जो मॉडल नंबर होता है वो क्या चीज़ के लिए। जैसे सेफ्टी लैम्प का पूछ दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी सेफ्टी लैम्प ही पूछेगा। लेकिन आपको जो नोटिस करना है, नोटिस करने वाला बात यह है कि मॉडल पूछ रहा है कोई चीज़ का, तो मॉडल बहुत सारा चीज़ का हो सकता है। तो आपको मॉडल से रिलेटेड जितना भी टॉपिक मिलेगा बुक में वो सब चीज़ को पढ़ लेना है। दूसरा क्वेश्चन था CH4 का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। मतलब उसमें लिखा हुआ था कि हवा से हल्का है या एक्सप्लोसिव इन नेचर है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि CH4 का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी तरह का प्रॉपर्टीज़ है वो सब पढ़ लीजिए। उसका पर मतलब ब्लास्टिंग कितना से कितना का रेंज में होता है, फिर जो कोवर्ट डायग्राम था उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। इसके बाद वो हवा से हल्का होता है, भारी होता है, क्या होता है, कितना में सबसे ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव रहता है। ये पूरा टॉपिक मतलब CH4 का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जितना प्रॉपर्टीज़ है ये सब कुछ पढ़ लीजिए। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, ये सब चीज़ को लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। क्योंकि बार बार यूट्यूब से देख देख करके पढ़ना तो मुश्किल हो जाता है। जो बोल रहा हूँ वो सब चीज़ को जैसे ब्रैकेट में एक CH4 का प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि ये टॉपिक से हमको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार करके रख लेना है। तीसरा आ जाता है CO का डिटेक्टिंग डिवाइस। वहाँ पे CO का डिटेक्टिंग डिवाइस में लिखा हुआ था वही CO का मीटर और एक कैनरी बर्ड और एक मतलब लैब एनालिसिस करके था। तो इसका करेक्ट आंसर जो तो ऑल ऑफ दीज हो जा रहा था, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही था। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि CO का डिटेक्टिंग का डिवाइस पूछा है, तो हो सकता है CO के जगह कोई और गैस के बारे में पूछ देगा। मतलब कि आप क्वेश्चन का रेंज को देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन डिवाइस के बारे में पूछ रहा है कि कोई जो गैस है उसको किस तरह से हम लोग डिटेक्ट करेंगे, तो हो सकता है गैस चेंज कर देगा और दूसरा डिवाइस का नाम दे देगा या इस तरह से कुछ भी कर सकता है। तो ये भी एक रेंज है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में कि डिटेक्टिंग डिवाइस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ CH4 का जो एक्सप्लोजन लिमिट है ये पूछता है। अच्छा, कभी कभी हाइड्रोजन का भी पूछता है। याद रखिएगा कि आप CH4 और हाइड्रोजन दोनों का थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ऐसा हम कोशिश करेंगे जितना, हम तो बोलेंगे कि जितना भी एक्सप्लोसिव गैस है सबका जो है एक्सप्लोजन का जो रेंज है उसको एक चार्ट बना के रख लीजिए, उसको डेली देखिए। ज़रूरी नहीं है CH4 ही पूछेगा, कोई और गैस का पूछ देगा तो उस समय आपको मतलब ऐसा ना लगे कि हम तो सिर्फ CCL का पिछला साल का क्वेश्चन ही पढ़ करके आए थे, उसमें तो CH4 ही था, CH4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, जितना भी गैस एक्सप्लोसिव इन नेचर है वो सबको आप पढ़ लीजिए। वर्कमैन इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर से रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि कितना में कितना रहेगा, माइनिंग का कितना, इलेक्ट्रिकल का कितना, मैकेनिकल का कितना रहेगा। फिर HEMM पे भी होता है कि कितना HEMM होने पर, मतलब कितना HEMM अगर माइंस में चल रहा है तो कितना वर्कर होने पर वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना। तो ये सब चीज़ से जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है ये सब चीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिए। हालांकि ये सब क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके देंगे, क्योंकि अभी हम तो डेली 2-3 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे। ये सब क्वेश्चन हमको याद कर करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि उस समय क्वेश्चन मिलता नहीं था। तो
आप टेंशन मत लीजिए, हम जो है इसका क्वेश्चंस भी बना के देंगे। हर टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है राइज हो सकता है, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 30 दिन टाइम है, 30 दिन में बहुत सारा हम लोग मतलब अपना जो है लेवल को बहुत बढ़ा लेंगे, जो हम लोग का तैयारी है उसको बहुत अच्छा कर लेंगे। CCL में कुकिंग कोल कहाँ मिलता है, ये देखिए ये GK का क्वेश्चन है, ये एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा CCL का। हालांकि अब आप ECL का दीजिएगा, तो इसलिए हम बोले कि ECL का जो है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECL में अभी कल ही हम पढ़ रहे थे, लगभग 50 पेज तक पहुँचे हैं। बहुत सारा अच्छा जानकारी दिया हुआ है कि मतलब शटल कार कितना चलता है, HDL कितना चलता है, कौन कौन सा माइंस में लॉन्ग वॉल चल रहा है, रोड हेडर किस में चल रहा है, ये सब चीज़ उसमें दिया हुआ है। वो सब चीज़ हम नोट्स बना रहे हैं, वो सब नोट्स बना करके आपको जो है PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। कंज्यूमर ऑफ कोल मैक्सिमम, मतलब भारत में कोयला का मतलब कोल इंडिया का कोयला का सबसे ज़्यादा जो खरीदार है वो कौन है, तो ये जो है पावर प्लांट है। तो आपको एक बात ये भी देखना है कि इस साल का आपको देख लेना है कि कोयला का कंजप्शन कहाँ कहाँ हुआ है। हालांकि इस साल भी पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कोयला का कंजप्शन हुआ है, इसके बाद सीमेंट फैक्ट्री में हुआ, अदर इंडस्ट्री में हुआ। तो एक बार आप गूगल करके खुद भी देख लीजिएगा आज, अगर आज आप लोग देख पाए तो, नहीं तो हम तो खुद 1-2 दिन में आपको ये भी अच्छा से क्वेश्चन बना के दे देंगे कि कोयला का जो यूज़ है वो देश में अभी कौन से सेक्टर में कितना कितना हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ CCL ऑन डेट फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में कोयला का कितना प्रोडक्शन हुआ था, ये भी आपको GK का क्वेश्चन हो जाता है, वो भी आपको जो है मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट में। वोल्टेज इन वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, हाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कितना वोल्टेज होना चाहिए या कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये वोल्टेज से रिलेटेड जितना हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हैंड हेल्ड डिवाइस, ट्रेलिंग केबल में कितना जाएगा, ड्रिल वाला केबल में कितना जाएगा, तो वो सब जितना एक बड़ा रेंज है वो सबको आपको देख लेना है। हालांकि वोल्टेज से रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसको भी हम बनाने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। देखिए हम ये सब अपना हैंड राइटिंग पे लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले से ये करके रखें। ये अभी हम देखें इसी ब्लैक पेन से लिखे हैं, सारा याद करके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है फिर से बता सके सब कुछ। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे। हम लोग की एक टीम इसके पीछे लगी हुई रहती है, सारी टीम क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाता है, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो आपको कुछ टाइम में मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग का टीम वर्क कर रही है इस पर, क्योंकि हम तो ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी उठा के वीडियो बना देंगे। जब तक हम लोग को लगे नहीं कि हाँ ये परफेक्ट है, इस तरह का वीडियो आप तक पहुँचाना चाहिए। देखिए फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एड रूम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट एड रूम कितना आदमी को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एड रूम में फिर फर्स्ट एड बॉक्स कितना आदमी को देंगे, कितना आदमी से ज़्यादा रहने पर फर्स्ट एड रूम को हम लोग व्यवस्था करेंगे, उसका जो लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ का भी थोड़ा सा हम लोग को देख लेना है, क्योंकि फर्स्ट एड से क्वेश्चन पूछेगा। माइनिंग सरदार का एक बहुत बड़ा ड्यूटी होता है फर्स्ट एड। हम लोग का देखिएगा, आपको हम वीडियो में दिखा देंगे, या मेरा एक माइंस का वीडियो होगा उसमें देखिएगा, जो हाजिरी घर रहता है, हाजिरी घर के बाहर ही जितना भी माइनिंग सरदार ओवरमैन रहता है उस सबका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ रहता है, ताकि किसी भी फर्स्ट एड के समय में उन लोग को कॉल किया जा सके। तो आपको फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। फर्स्ट एड में क्या क्या रहता है ये भी चीज़ आपको देख लेना है। हम हर चीज़ का आंसर नहीं बताएंगे हर वीडियो में, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा बुक खोल के खुद से भी एनालिसिस करें। हर चीज़ खाना पका करके आपको दे देने से आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप जो बेवकूफ़ जैसा बन के रहें। आप जो है, हम एक एरिया बता दे रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या ये चीज़ पूछता है, आप जो है ये सब चीज़ को जा करके बुक में रिसर्च करें। इसके बाद देखिए रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर का रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि कौन सा फॉर्म में भरा जाता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ और भी जो कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि वो कितना दिन में अपना वर्कमैन इंस्पेक्टर वाला रोल में रहेगा और कितना दिन अपना नॉर्मल ड्यूटी में रहेगा, ये 2-3 क्वेश्चन जो बनता है वर्कमैन इंस्पेक्टर से रिलेटेड, ये देख लीजिएगा। हालांकि हम आपको बना करके देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हम कुछ ही दिन में इसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, ताकि ये जितना भी टॉपिक हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हर एक टॉपिक से कम 5, 7, 10 क्वेश्चन जो भी बन सकता है, जो भी अराइज हो सकता है, जितना कन्फ्यूजिंग से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है विदाउट ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि ऑप्शंस जो है आप ऐसा तैयारी कीजिए कि आपको ऑप्शंस देखने का ज़रूरत ना पड़े। अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा ना कि आपका याद करने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, CMPDIL का फुल फॉर्म पूछा था। हालांकि ये फुल फॉर्म नहीं पूछा था, ये सिर्फ पूछा था कि सी का फुल फॉर्म क्या है, सी का मतलब क्या है CMPDIL में। तो ऑप्शन में जैसे कोल दिया था, सेंट्रल दिया था, और भी कुछ दिया था, चीफ दिया था। तो आपको फुल फॉर्म पे भी ध्यान देना है, खासकर कोल इंडिया का हर सब्सिडरी का फुल फॉर्म, उसका हेड ऑफिस कहाँ है,
और उसका CMD नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, हालांकि अपना कंपनी का CMD आपको याद करके चलना है ECL का। और नेक्स्ट क्वेश्चन था FLP का फुल फॉर्म। FLP क्या होता है, FLP का मतलब क्या उसका बनावट रहता है, ये एक रेंज हो जाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो आप इसको भी देखिएगा कि FLP के बारे में आप जितना ज़्यादा, जैसे एक पेज बनाइएगा, जैसे ये सब टॉपिक जो बना रहे हैं ना, एक पेज बनाइएगा, जैसे FLP का एक पेज रखिएगा, उसमें सिर्फ FLP के बारे में ही लिखते जाइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आज ही लिखिए, आज आप 4 पॉइंट लिखे जो आपको याद आए, फिर आप अगर बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अगर आपको दिखा फिर से कुछ FLP से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज़ जो आपको लगता है कि आपको जो है अलग से लिख करके रख लेना चाहिए, तो आप उसको क्या है कि अलग से लिख करके रख लीजिए उसी FLP वाला पेज में। तो क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ कीजिएगा तो जैसे ही आप FLP का पेज खोलिएगा, FLP में आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आप लिखे हैं पहले से FLP में हर कुछ लिखा हुआ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं PPM को परसेंटेज में बदलना। हाँ, ये क्या है, कन्वर्सन जो है, मतलब एक यूनिट को दूसरा यूनिट में, जैसे वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे 100 PPM को बोला था परसेंटेज में बदलने के लिए, कितना हो सकता है 1000 PPM दे दे, 10 PPM दे दे, तो इसको आपको परसेंटेज में कैसे बदलना है ये आपको सीख के रखना, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखना है। और एक चीज़ आपको बताएंगे कि आप जो है ना 10, 100, 1000 ये 3 को PPM को परसेंटेज में बदलने का रट के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा ये 10, 100 और 1000 से रिलेटेड ही पूछेगा। और कभी कभी 50 का भी याद करके जाइए, मतलब आप 5 से रिलेटेड जितना है, जैसे 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 10,000 यहाँ तक का PPM का जो है आप याद करके जाइए। तब क्या होगा कि उस एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा, आप जो है डायरेक्ट वहाँ जा करके आपको पता रहेगा 100 PPM इक्वल्स टू इतना परसेंटेज होता है, आप जा करके डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम बचेगा, है ना। थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग एक्सप्लोजन, हाँ थिकनेस ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग पूछा था, ये 1957 वाला दे दिया था उसमें ऑप्शंस। हालांकि आपको 2017 वाला भी याद कर लेना है, हो सकता है 1957 वाला भी पूछ जाए, तो 57 वाला भी याद रखे, जो 37 सेंटीमीटर वाला था उसमें। स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ, हाँ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के बारे में पूछा नहीं था, लेकिन हम इसी के साथ जुड़ता मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक्सप्लोजन प्रूफ जो बनता है स्टॉपिंग, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, उसका बनावट क्या होता है, कैसा होता है। और कोल सीम इन सेडिमेंट्री, हाँ कोल सीम जो है किस रॉक में मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, है ना। तो इसमें आपको देखना है कि सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है कि कोयला जो है सेडिमेंट मतलब समझ रहे हैं ना, जमा हो गया, कहीं से बह करके आया है, कहीं से मतलब कोई उसको प्रोसेस के द्वारा कहीं आ करके कहीं था, कहीं से आ करके वो जमा हो गया, वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ जा करके वो कोल सीम बना लिया। तो कोयला किस सीम में होता है, कोयला का सीम कहाँ पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री रॉक में। इसमें आपका और तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जब इसको डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, या आप लोग के भी पास अगर सेडिमेंट्री रॉक्स या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कुछ नया क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि क्या है कि हम लोग एक बंच ऑफ क्वेश्चन बना सके, ताकि यहाँ जो एग्ज़ाम होगा उस समय हम लोग जो है किसी टॉपिक पे 10-10, 12-12 क्वेश्चन पर रिवाइज कर सके जब भी रिवीजन करने की बारी है। सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में पूछा गया था कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कैसा एक्सप्लोसिव यूज़ होता है, तो इसमें भी आप बहुत सारा चीज़ याद कर सकते हैं। जैसे सॉलिड ब्लास्टिंग का जो एक्सप्लोसिव होता है किसके द्वारा परमिटेड होता है, कहाँ यूज़ होता है, और उसमें कट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, डिले डेटोनेटर कहाँ यूज़ होता है, डिले डेटोनेटर का क्या फ़ायदा होता है, डिले डेटोनेटर आखिर चीज़ क्या है, उसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्या सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग कोयला पे कट लगा के, मतलब कि फर्स्ट कट लगाते हैं वो लगा करके करते हैं, या डायरेक्ट हम लोग डिले का यूज़ करके ब्लास्टिंग करते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग का जो एक्सप्लोसिव रहता है उसका क्या क्या मतलब उसमें चीज़ मिला हुआ रहता है, और P1 से लेकर के P5 तक का एक्सप्लोसिव में क्या क्या मिला हुआ रहता है, उसका क्वालिटी क्या क्या है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। एनीमोमीटर यूज टू मेजर, हाँ ये पूछा था कि एनीमोमीटर जो है वो क्या चीज़ मेज़र करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे एनीमोमीटर पूछ दिया, हो सकता है कांटे थर्मामीटर पूछ देगा, हो सकता है हाइग्रोमीटर पूछ देगा, मतलब आपको जो वेंटिलेशन से संबंधित जितना भी डिवाइस है उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे एगो वहाँ पे पंखा रूम में क्या लगाते हैं, ये वाला आप कमेंट में बताइएगा हमको, ठीक है, कि पंखा घर के में हम लोग कौन सा एक ट्यूब लगाते हैं जिससे हम लोग क्या नापते हैं, ये वाला चीज़ आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो आप समझ गए कि अलग अलग टाइप का डिवाइस है, जो कॉमन डिवाइस है, जो अक्सर माइनिंग सरदार के देख रेख में आता है, या माइनिंग सरदार जहाँ काम करता है उसके अगल बगल से गुजरता है ये सब मशीन, तो वहाँ पे आप जा कर के ये सब चीज़ के बारे में देखिएगा थोड़ा। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन था फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है कितना % ऑक्सीजन में बुझ जाता है, तो ये भी आपको देख लेना। प्लस एक और क्वेश्चन हो जाता है इसमें
कि फ्लेम सेफ्टी लैम्प का मतलब कितना ऑक्सीजन गिरने पे उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो मतलब जलने का जो लाइट फेंकने का वो कितना गिर जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि पर 1% पे लगभग 30-32% जो है उसका लाइट कम हो जाता है। नाइट्रस फ्यूम्स का परमिसेबल लिमिट, हाँ ये परमिसेबल लिमिट में आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा कि जितना भी गैस है सबका जो है परमिसेबल लिमिट जो है वो आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। तो क्या होगा कि किसी भी तरह का गैस का अगर परमिसेबल लिमिट आपसे पूछ देता है तो आपको एट अ टाइम याद होना चाहिए कि किसका कितना। आप दोनों को पीपीएम में भी यूज हो सकता है, तो जो पीपीएम है उसको पीपीएम में भी याद कीजिएगा, और जो परसेंटेज है परसेंटेज में भी, और जो दोनों में है उसको दोनों में याद कीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर पीपीएम में ऑप्शंस दे दिया या परसेंटेज में दे दिया तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइए कि भाई ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए हैं। रूफ बोल्ट के बारे में जैसे कि देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर सब्सिडरी का एग्जाम में, माइनिंग सरदार का एग्जाम में खास करके पूछ देता है कि रूफ बोल्ट का कितना परसेंट जो है हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करेंगे, कितना परसेंट जो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। तो ये जो है इसमें जितना भी क्वेश्चन रूफ बोल्ट से बन सकता है सबका हम एक अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर करके ये सब चीज़ का हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस खिचड़ी टाइप का बना देंगे, एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, NCL, WCL, ECL, CCL सबका क्वेश्चन देख रहे हैं, सबको मिला रहे हैं और देख रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो हर टॉपिक बाय टॉपिक जब मैं एक चार्ट टाइप का एनालिसिस बना लूँगा कि हाँ ये रूफ बोल्ट से हर एग्ज़ाम में रूफ बोल्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, या हर एग्ज़ाम में मीथेन से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उसका एक अलग से टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपको जो है ये श्योरिटी रहेगा कि ये सब क्वेश्चन का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब आने का संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बना करके वो सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस ही करेंगे। पढ़ाई यहाँ पे हमसे नहीं हो पाएगा और ना हम पढ़ाई करवा पाएंगे। हम लोग मिलजुल करके एक ग्रुप स्टडी टाइप का डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग जो है मिलजुल करके कुछ सीख भी सके। और जो चीज़ एक दूसरे से छूट जा रहा है, जैसे कुछ चीज़ अगर हमसे छूट जा रहा है और आपको याद आ रहा है तो आप उसको जो है अवेयर करवा दीजिएगा। रिपोर्टेबल इंजरी से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है कि कितना घंटा पे एब्सेंट रहना चाहिए, कितना घंटा में आ जाए तो उसको कौन सा इंजरी बोलेंगे, हाथ पैर टूट गया, कट छट लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, मर गया तो उसको कौन सा इंजरी बोलेंगे। तो ये इंजरी से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा ये चीज़ हम बनाएंगे। और आप भी थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। आपको जो जो टॉपिक बता रहे हैं ये सब चीज़ का प्रिपरेशन आज से लेकर के 2-3 दिन के अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे उस समय हम उम्मीद करेंगे कि आपको ऑलरेडी आंसर पता हो। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे हम अभी भी वीडियो में टॉपिक लगभग बता दे रहे हैं कि कौन सा टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, वो आपको लगभग हिंट दे दे रहे हैं। तो जब हम रियल में इसका क्वेश्चन बना करके आपके पास रेडी करके लाएँ तो हम चाहेंगे कि आपको जब हम क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर फटाक दें। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिए, अभी 2-3 दिन में पढ़ लीजिए, ज़्यादा त्यौहार मनाने में अभी मत लगिए, जाके ये सब टॉपिक को प्रिपेयर करते रहिएगा। आरएमआर से जुड़ा हुआ, जैसे आरएमआर का फुल फॉर्म पूछा था तो आरएमआर से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन आता है, आरएमआर का जो कैटेगरी होता है उसको कौन सा रॉक बोलते हैं, जैसे फेयर है, गुड है, पुअर है, गुड है, वेरी गुड है। ये आरएमआर से जो, और आरएमआर का अंदर क्या क्या जो हम लोग उसका जो डिसाइडिंग एजेंट होता है, मतलब क्या क्या चीज़ को हम लोग मिला करके आरएमआर पूरा बनाते हैं, वो 5 चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है। ये भी आप स्पेशली पढ़िएगा, इससे जुड़ा हुआ भी जितना क्वेश्चन हो पाएगा हम बना करके आपको देंगे। ये क्या लिखे हैं, वार्निंग लिमिट ऑफ नॉइस, हाँ सॉरी WL ऑफ नॉइस लिख दिए थे। हम भी अपना राइटिंग कभी नहीं पाए, कभी ऐसा होता है कि इतना हड़बड़ी में लिख देते हैं कि हमको भी ध्यान नहीं आता है कि ये वाला हम लिखे थे वर्किंग लिमिट WL ऑफ नॉइस, क्या लिख दिया हमको भी समझ में नहीं आ रहा था अचानक से। तो इस तरह का हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि जब दिमाग में तुरंत कुछ आते तो बस पेन चलाते रहो, राइटिंग किसी भी तरह का बेटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में फिर से समझ लेंगे। लेकिन दिमाग से एक बार उड़ गया तो पता नहीं दोबारा याद आएगा कि नहीं आएगा, नहीं पता। तो वार्निंग लिमिट, नॉइस से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बनता है, वार्निंग लिमिट क्या है, उसका हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं, कितना में ईयर मप्स लगा लेना है, कितना के बाद अब हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम बना करके दे दें। एयर ब्रॉन डस्ट से भी जुड़ा हुआ कि कितना हम लोग उसका एयर ब्रॉन डस्ट का परमिसेबल लिमिट। हाँ, इससे एक और क्वेश्चन है कि डस्ट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, थर्मल प्रेसिपिटेटर, ये सब जो रहता है, क्या जो था, एयर ब्रोन डस्ट को मेजर करने के लिए कौन कौन सा डिवाइस यूज़ होता है और वो किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन BCCL में पूछा था, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे।
हैंड हेल्ड अपरेटस का वोल्टेज, हाँ वोल्टेज से संबंधित जो आपको हम बताएं कि हाथ से जुड़ा, हाथ में पकड़ने वाला जितना भी अंडरग्राउंड में यूज़ करने वाला चीज़ होगा उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए या कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ आप ट्रेलिंग केबल और जितना भी तार वार में जो जितना करंट वोल्टेज जाता है उसको भी आप देख लीजिएगा एक। हाँ, और ट्रेलिंग केबल ये सब का लेंथ भी देखना होगा, क्योंकि एचडीएल का लेंथ कितना होता है, बकेट व्हील एक्सकेवेटर का कितना होता है जो 1000 मीटर होता है, और जैसे एचडीएल का कितना होता है, और जो भी है सब चीज़ का जो है सॉवेल वेल का कितना होता है, इसका हम लोग को लेंथ देख करके रखना है। ग्रेड ऑफ कोल, हाँ ग्रेड ऑफ कोल में देखिए पूछा था ग्रेड ऑफ नॉन कुकिंग कोल G1 से G17 जो था। हालांकि इसमें कुकिंग कोल भी पूछ सकता है, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि कौन सा ग्रेड पूछ लेगा, तो आपको जो है कुकिंग कोल स्टील 1, स्टील 2, स्टील 3 जो होता है G1, G2, G17 तक, ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे जैसे ग्रेड ऑफ कोल के नाम पर। फिर आपको जो भी अभी टॉपिक दिख रहा है वो सब पे एक अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, तुरंत तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी हम आपको एक टॉपिक टाइप पे बता दे रहे हैं ताकि आप जब भी किताब खोलें और ये सब चैप्टर जब आपके पास हो तो आपको पता रहे कि इस पॉइंट को हमको स्पेशल ध्यान देना है। तो ग्रेड ऑफ कोल भी हो गया। हाँ, इंडियन कोल जो है किस टाइप का फॉर्मेशन में, जैसे इन सीटू फॉर्मेशन होता है, ड्रिफ्ट फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आपको पता है इन सीटू फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वहीं पर मतलब जो पेड़ पौधा का जो पार्ट था वहीं पर रहा और वहीं पर दब के वहीं पर कोयला बन गया। तो वो इंडिया में नहीं है, इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी है। ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब हो गया कि कहीं और का पेड़ पौधा था वो नदी या फिर कोई और इरोड मीडियम के थ्रू बह करके आया और कहीं एक जगह आकर के एक्यूमुलेट हो गया, जैसे दामोदर नदी के किनारे जमा हो गया और वहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया, उसका कोयला में बदल गया। अच्छा हाँ, कोयला का आप जो होता है जो फॉर्मेशन का स्टेजेज होता है वो भी देख लीजिएगा, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट होता है ना। तो सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है, सबसे ख़राब कोयला कौन सा है, कौन सा कोयला कहाँ मिलता है, इस चीज़ पर भी ध्यान दे दीजिएगा। जैसे नवेली लिग्नाइट में लिग्नाइट कोयला मिलता है, कश्मीर तरफ भी थोड़ा सा लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। एरिया ऑफ CCL, हाँ एरिया ऑफ CCL भी हम जीके का क्वेश्चन में रखते हैं। इसमें देखेंगे कि जीके का क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन जो है वो सब्सिडरी का जीके का क्वेश्चन है। सब्सिडरी का जीके का क्वेश्चन का एक ही उपाय है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ करके देखिएगा, 241 पेजेस का है। ऐसे हम तो आपको एनुअल रिपोर्ट बताएंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। लगभग मान करके चलिए आज 19-20 तारीख हो रहा है, 19 तारीख कल है, तो 1 मार्च अप्रैल 1 अप्रैल तक आप मान करके चलिए कि आपको जो है उसका रिपोर्ट का जो है शॉर्ट नोट्स और ये मतलब PDF जो है वो हम प्रोवाइड करा देंगे। तुरंत तो PDF बनाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है, उतना जो डिज़ाइन बना करके करता है। हम सिंपल एक स्टूडेंट टाइप का वीडियो बनाते हैं ताकि आप जो है हमसे अच्छा से कम्युनिकेट कर सके, आपको लगे नहीं कि पर्सन जो है कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। आप जब भी बात करें आपको लगे कि हाँ भाई ये मतलब जैसे आप है वैसे ही हम लोग नॉर्मल हिंदी भाषा में बात करें, झारखंडी है भाई, झारखंडी बिहारी लैंग्वेज में बात करते हैं। हालांकि आई एम फ्रॉम धनबाद, कतरास मेरा घर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ व्हील माउंटेड। हाँ, आपसे पूछ देगा कि इसमें से व्हील माउंटेड क्या है, HDL, LHD और शटल कार, है ना, ऐसे ही कुछ आपको दे देगा। तो इसमें से पूछ देगा कि चक्का में चढ़ा हुआ कौन सा, मतलब कौन सा जो गाड़ी है वो चकवा में चलता है, चेन में नहीं चलता है, सीधा ठेठ भाषा में बोलेंगे तो। SMP का फुल फॉर्म, SMP का थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए, क्योंकि आजकल जो चलन में है ना SMP, हर माइंस में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पे। इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे हम कि SMP क्या होता है। रिलीविंग होल किसको बोलते हैं, कितना दूरी में देते हैं, कब देते हैं, ये चीज़ का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में लगभग पूछता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में इसको मतलब पूछता है। मीथेन इन रिटर्न एलमेज में, हाँ तो मीथेन कहाँ कितना तक परमिसेबल लिमिट है ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं था लेकिन दिमाग में स्ट्राइक कर दिया तो हम बता देते हैं। वेंटिलेशन से संबंधित, जैसे कि एयर का स्पीड वेलोसिटी कितना होना चाहिए, उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है कि भाई कितना वेट बल्ब टेम्परेचर पर क्या होना चाहिए और कितना के बाद जो है हमको 1 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार रखना चाहिए हवा का। ये सब जो है वेंटिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि वेंटिलेशन से क्या क्या पूछ सकता है। तो अचानक से अभी ध्यान में आया इसलिए हम बता दिए कि वेंटिलेशन से जुड़ा हुआ भी मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि
वेंटिलेशन में हम लोग हवा का मात्रा और गति कितना होगा। अच्छा, हवा का मात्रा से याद आया कि सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कितना हवा का मात्रा कहाँ होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, 284 मीटर क्यूब करके कुछ होता है ना, ये देखिएगा। इफ़ HEMM, हाँ, ये वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना में होना चाहिए। अगर HEMM चल रहा है तो वहाँ पे 100 आदमी से ज़्यादा होने पे वर्कमैन इंस्पेक्टर का नियुक्ति करना ही पड़ेगा। सेल्फ रेस्क्यूअर किस किस माइंस में, किस किस डिग्री ऑफ माइंस में यूज होगा, तो अभी के टाइम पे हर डिग्री ऑफ माइंस में सेल्फ रेस्क्यूअर यूज़ करना है। RMR पूछ दिया, जैसे RMR 40 है तो ये किस कैटेगरी में आता है। RMR 39 है, 39, 40 ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे जो एकदम लास्ट के स्टेज में आ जाता है, जैसे 0 से 20, तो 20 किस में होगा ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि 20 को उसका अगला वाला में देख लीजिए। ऐसा ही 40 to 60 है, 60 to 80, 80 to 100 है। ये सब चीज़ को कौन सा नंबर किस कैटेगरी में पड़ रहा है, इसको भी ध्यान देना है। परमिटेड, हाँ, ये है परमिटेड एक्सप्लोसिव का क्या क्या क्वालिटी है। जो भी परमिटेड एक्सप्लोसिव है P1 से लेकर के P5 तक, इसका आपका क्वालिटी जैसे किस में क्या रहता है, वो सब चीज़ आपका किस में कूलिंग एजेंट रहता है, किस में वो जो नमक कैल्शियम सोडा का जो क्या बोलते हैं उसका परत चढ़ाया हो रहा था। हम तो अभी सब भूल गए, अचानक से डायरेक्ट वीडियो बना दे रहे हैं, तो हमको भी पढ़ना पड़ेगा यार। साइज़ ऑफ पैनल, हाँ, साइज़ ऑफ पैनल किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो हम लोग पैनल बनाते हैं माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शंस में आपको पता है क्या क्या चीज़ पे मैकेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड पे। अच्छा, हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम इंक्यूबेशन पीरियड पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, आपको एकदम लाइव एग्जांपल दे करके दिखाएंगे इंक्यूबेशन पीरियड का, कि आखिर इंक्यूबेशन पीरियड क्यों हम लोग निकालते हैं। कि अचानक कि कोई कोयला का पहले से पता रखना पड़ता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ताकि उतने समय में उसको हम लोग कंज्यूम भी कर लें, तो आग लग जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताइएगा। पैनल, साइज ऑफ पैनल डिसाइडेड बाय हो गया। चलिए, सेफ्टी डिवाइस, हाँ, हॉलेज से जुड़ा हुआ जितना भी सेफ्टी डिवाइसेज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस एग्ज़ाम में ये पूछा तो हर एग्ज़ाम में वही पूछेगा। जेजरेल क्या काम में आता है, वो जो जेजरेल होता है, स्टॉप ब्लॉक होता है, ये सब चीज़ जो है किस काम में आता है, कहाँ लगता है, ऊपर चढ़ते हुए पे कौन सा लगाएंगे, नीचे चढ़ते हुए पे कौन सा लगाएंगे, ये सब। जैसे नीचे कोई उतर रहा है तो उसमें हम लोग लगाते हैं ना, गेट लगा देते हैं कि नहीं, अगर भाग गया गाड़ी तो लीवर खींचेंगे, फटाक से ही हो जाएगा। लेंथ ऑफ टब प्लस 10 मीटर, याद आ रहा होगा आपका थोड़ा थोड़ा। इस सब पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, डिजीज़ के बारे में, अब जो डिजीज़ है खास करके कोल डस्ट और सिलिका डस्ट से होने वाला डिजीज़ जो है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। न्यूमोनोक्लोसिस कैसे होता है, कोल डस्ट, न्यूमोनोक्लोसिस, एस्बेस्टस से क्या क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। और डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, डिजीज़ से पूछेगा ही पूछेगा। और एक क्वेश्चन जो देखते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर एग्ज़ाम में, हाल फिलहाल अगर कोई दुर्घटना हुआ है तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, WCL में भी पूछा था जो नेहरिया माइंस में हुआ था, NCL में पूछा था जो राजमहल में हुआ था, उसका बेंच का स्टेबिलिटी जो ये हो गया, बेंच स्लाइड हो गया था, इसमें भी पूछा था। पर कौन सा एक्सीडेंट था ये हमको नहीं पता। हमको लगता है उधर साउथ तरफ या SECL या पता नहीं किधर 2 आदमी का मृत्यु हुआ था, उसी के संबंध में पूछा था। हमको एग्जैक्टली याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हाल फिलहाल अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है पूरा कोल इंडिया में, उसको एकदम आप जो है रिसर्च कर लीजिए कि भाई क्या है। DGMS का अगर किसी तरह का रिपोर्ट आया है उसके संबंध में कि DGMS उसको बोला कि ये इस कारण से हुआ है, इस पर कौन दोषी है या इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर अगर DGMS कोई कमेंट किया है तो उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ भी हम नेट से निकालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सप्लोसिव कितना परसेंटेज में होता है मीथेन, ये भी पूछता है। 9.6%, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कैप लैंप क्या है, फ्लेम प्रूफ, इंट्रिंसिकली सेफ क्या है, ये आपको पता होगा कि क्या है, इसका कितना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ देख लीजिएगा। हाँ, ये अब एक बहुत अच्छा चीज़ आ गया है अचानक से, चलिए ठीक है। हाँ, अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ जो हम लोग अलग अलग टाइप का फायर में करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा से प्रिपेयर करना है। जैसे कि लकड़ी का आगे तो कौन सा ABCDE होता है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है। E फॉर इलेक्ट्रिसिटी है ना, A फॉर लकड़ी, ये चीज़ हम बताएंगे। A से लेकर के E तक का फायर में हम लोग
क्या क्या चीज़ किस कैटेगरी में आता है, जैसे लकड़ी का आग किस कैटेगरी में आता है, तेल का आग किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रिक का आग किस कैटेगरी में आता है। दूसरा चीज़ कि अलग अलग कैटेगरी का आग में अलग अलग टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है ना। अब जैसे तेल का आग है, उसमें आप पानी वाला एक्सटिंग्विशर डाल दीजिएगा ना तो विस्फोट कर जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो हम इसका वीडियो बना करके दिखा देंगे कि अगर तेल वाला आग लगा हुआ है और उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो क्या होगा। जैसे कि आप तेल वाला आग में पानी से बुझाने जाइएगा, जैसे ही पानी गिरेगा ना तो वो भाप बना देगा। अब भाप जैसे बनेगा ना तो तेल को और छीटेगा। और आपको पता होगा कि कोई चीज़ का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो वो और आसानी से, जैसे कोल डस्ट छोटा छोटा जितना महीन रहेगा उतना जल्दी आग पकड़ता है। ऐसे ही जैसे तेल में आप पानी डालिएगा ना, पानी छिटक के और मतलब छटकने लग जाएगा। जैसे ही छटकेगा उसको सरफेस एरिया और मिलेगा, जितना सरफेस एरिया उतना ऑक्सीजन को वो एक्वायर करेगा और वहाँ पे जाकर के वो विस्फोट कर जाता है। इसलिए तेल वाला में पानी का यूज नहीं करना रहता है। ये चीज़ को देखिएगा, इसका चार्ट बना के हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसा फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना है। ये भी हो गया। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं वही देखेंगे। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख के हमको फ़ोटो भी खींच करके दिखाइएगा ताकि हमको भी लगे कि हाँ भाई आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ के लिए। फ्रैक्चर ऑफ बोन किस टाइप का इंजरी में आता है, ये चीज़ भी इंजरी आपको बताएंगे पहले कि अलग अलग टाइप है। जितना टाइप का इंजरी होता है, छोटा मोटा कट से रिपोर्टेबल से लेकर के माइनर से लेकर के फैटल से लेकर सब चीज़ आपको याद कर लेना है। किस में कितना देर के लिए एब्सेंट रहता है, कितना देर बाद प्रेजेंट हो जाता है, ये सब चीज़ भी देखना है। हाँ, डेटोनेटर का सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो होता है तो 1 और 2 मतलब 2 कंसेक्यूटिव सीरियल के बीच में, जैसे 1 और 2 या 2 से 3 या 3 से 4 के बीच का जो टाइम इंटरवल कितना होता है। और इसमें और भी क्वेश्चन जोड़ दिया जाए तो पहला और आखिरी विस्फोट के बीच में कितना का हम लोग डिले रख सकते हैं। एक नंबर और दूसरा नंबर के बीच में कितना डिले होता है। अगर आपको कैलकुलेट करने दे दिया कि एक नंबर का डेटोनेटर लगाया और 3 नंबर का डेटोनेटर लगाया तो दोनों के बीच कितना का डिले होगा, तो 50 सेकंड का डिले होगा, 50 मिली सेकंड का डिले होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। थोड़ा दिमाग को हम लोग को तेज़ बना करके चलना है। हर टॉपिक से जितना तरह का क्वेश्चन एराइज हो सकता है हम स्पेशली खुद उसका वीडियो बनाएंगे, खुद उसका नोट्स बना रही है। आपको एक एक पेज पे एक एक टॉपिक और उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होता है ना उसका नोट्स बनाएंगे कि कैसे एक टॉपिक से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन निकाला जा सकता है, ताकि आपका जो नॉलेज का लेवल है ना वो एकदम क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस से ही कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होता है। आप देखिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, हम और भी यूट्यूब में वीडियोज़ अवेलेबल होगा, हम इस बारे में नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, ऑप्शन अपलोड किया है तो वो बस क्वेश्चन और आंसर तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा अलग लेवल पे लेकर के जाएँ कि आप क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ उसी टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में भी सोच सकें। एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड पूछा था, तो एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड के साथ साथ और भी बहुत चीज़ आ जाता है कि उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, वो किस चीज़ का बना रहेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ रखना है, उसका ड्राइवर कैसा होना चाहिए, है ना, उसका बनावट कैसा होना चाहिए, उसमें खलासी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीज़ के बारे में भी पूरा इसका मतलब एक्सप्लोसिव वैन से रिलेटेड जितना भी मतलब ये है, जितना भी उसका क्वेश्चन बन सकता है या जितना भी उसका प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी उसका पॉइंट्स है, सब कुछ एक जगह आपको प्रोवाइड कराएंगे एक वीडियो में, ताकि आप इस टॉपिक का वीडियो खोलिए और 10 मिनट तक लेक्चर सुनिए और आप क्लियर हो जाइए कि हाँ भाई एक्सप्लोसिव वैन से संबंधित जितना भी चीज़ एक्सपेक्टेड एक माइनिंग सरदार से पूछने का वो आपको पता लग जाए। कुछ लड़का है भाई टायर का साइज भी फीता लेके नापने लगेगा, तो वैसा नहीं करना है, वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो पूछता है वही चीज़ बताएंगे। हाँ, सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है, ये चीज़ देख लेना। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग कोल कटिंग मशीन से कट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, हम लोग डिले डेटोनेटर का यूज़ कौन सा ब्लास्टिंग में करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। आपको पता होगा फ्री फेज बनाने के लिए हम लोग वेज कट के साथ सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं, ताकि उसका मार देखिएगा कैंचिया मार होता है, वो उसका मार उसको जो ब्लास्टिंग होगा इस तरह से घुसाता है और बाहर निकाल देता है। मतलब उसका होल जो है ना, आप जैसे मेरा वीडियो में देख रहे हैं, जैसे मेरा हाथ कैसे अंदर की ओर जा रहा है इस तरह का रहता है। जब ब्लास्टिंग करेगा अंदर से ब्लास्टिंग करते हुए। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद, रिवर्स इग्निशन और एगो कौन सा था वो देख लीजिएगा, हमको अभी दिमाग में है, जो जिसमें डेटोनेटर वाला कार्टेज सबसे पहले अंदर तक घुसा देते हैं और एक में जो बाहर ही रखते हैं। ये दोनों क्या क्या है, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इग्निशन बोलते हैं। ये देखिएगा कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा इग्निशन करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम बोले ना कि एक टॉपिक पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा,
ये सब चीज़ का हम लोग को आपको वीडियो बना करके देना है, तो टाइम लगेगा। एक टॉपिक पे एक दिन भी करके चलेंगे तो हमको लगता है 15 से 20 दिन लग जाएगा। हाँ, चूँकि हम आपको बताएं कि हम एक नया सीरीज़ ही स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 2 घंटा सिर्फ सिलेबस के टॉपिक पर डिस्कस होगा। मतलब जिस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो एक दिन 2 घंटा का क्लास सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक पे होगा। उसके ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। अगर वहाँ पे दिया है एक्सप्लोसिव से जुड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोसिव के बारे में उस दिन बात होगा। फिर दोपहर को एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मतलब वो पहला जो सुबह का 2 घंटा रहेगा उसमें सिलेबस से जुड़ा हुआ चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। दोपहर को हम लोग उस सिलेबस से जुड़ा हुआ चीज़ का उसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनाएंगे। और तीसरा जो है हम लोग रात को एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपने स्टडी को फिनिश कर देंगे। तो ये क्या होगा कि 3 चीज़ हम लोग पैरेलली चलेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, 3 ठो रेल का पटरी एक ही साथ जब चलेगा तो तीनों ट्रेन आराम से बढ़ते रहेगा और अपना तय सीमा तक हमको उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक भी पहुँचाना है। तो 6 घंटा का डेली का हम सोचे हैं, 6 घंटा तक कम से कम कंटिन्यूअस 20 दिन या 25 दिन तक चलेगा। तो हमको लगता है क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है तो संडे को हम भी अपना भी छुट्टी मनाते हैं। संडे को नहीं, मतलब जिस दिन हम रेस्ट लेते हैं, ऐसे मेरा रेस्ट का दिन होता है फ्राइडे का दिन, तो फ्राइडे को हम ज़्यादातर छुट्टी लेते हैं। तो अब आ जाता है RMR का फुल फॉर्म। RMR का फुल फॉर्म तो आपको बताएंगे कि RMR से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो सब चीज़ हम स्पेशली आपको बताएंगे, सब मिला जुला करके। नॉइस से जुड़ा हुआ चीज़, नॉइस में हो जाता है कि नॉइस का परमिसेबल लिमिट कितना है, वार्निंग लिमिट कितना है, कितना के बाद हम लोग को ईयर मफ लगा लेना है, कितना के बाद हम लोग को काम को बंद कर देना है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसमें सब कोई फंसा था, इसलिए हम ये क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन जिसमें सब कोई फंसा था, मोस्ट रिलायबल रूफ था या इरिलायबल रूफ था क्वेश्चन में, ये हमको नहीं पता। लेकिन जो लड़का इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ा था वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था। हम हिंदी में पढ़े थे, क्योंकि आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में देता, आप सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए और इंग्लिश में पढ़ने के बाद फटाक से हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग हिंदी को ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। हम लोग का कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी हिंदी है, तो इंग्लिश में हम समझ गए कि क्या पूछा। जैसे उसमें पूछा था कि हिंदी में हम बताए थे, उसमें पूछा था इसमें से खराब रूफ कौन सा है। अब इंग्लिश में उसका वर्ड रिलायबल था कि इरिलायबल था, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हिंदी में पढ़ने पे क्लियर हो जा रहा था कि पूछ रहा है कि खराब रूफ कौन सा। ऑप्शन पे था कोल का रूफ था, सैंडस्टोन का रूफ था, सेल का रूफ था या ऑल था। तो जो लड़का थोड़ा सा, मान के चलिए हर कोई तो उतना इंग्लिश में तेज़ नहीं होता है ना कि कुछ भी उसको वर्ड दे दीजिए मान के चलिए और वो समझ जाए। तो मेरा एक दोस्त था विष्णु कुमार केवट, यहीं का है, मेरा ही क्लासमेट है, वो और हम सब कोई क्वेश्चन एक ही जैसा बना। वो बस यही क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गया था, नहीं तो हम लोग एक ही साथ जॉब करते हैं। तो वो क्या गया कि वो इंग्लिश में पढ़ा, उसको रिलायबल मतलब अच्छा समझ लिया कि इरिलायबल क्या था, ऑप्शंस में नहीं पता, वो जो है मार दिया सैंडस्टोन को। अब सैंडस्टोन जो होता है ना वो अच्छा रॉक का कैटेगरी में आता है, मतलब अच्छा रूफ उसको हम लोग बोल सकते हैं। सेल जो है सबसे गंदा रूफ होता है, तो इसमें ऑप्शन सेल, हम तो सेल ही किए थे क्योंकि हम हिंदी में पढ़ दिए थे, इसलिए आपको बता रहे। जो एक एक्सपीरियंस आदमी आपको क्या बता सकता है कि कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, है ना। मान के चलिए कोई एक टीचर है जो कभी कंपटीशन में फेस नहीं किया है, या कोई एक टीचर है जो बस हमेशा पढ़ाता है, वो कभी वैकेंसी में उतर के एग्जामिनेशन नहीं दिया, तो वो आपको नॉलेज भरपूर दे सकता है। लेकिन मेन पिच में उतरने के बाद आपको बैटिंग करते समय जो प्रॉब्लम आएगा वो सब जो है ना, वो एक एक्सपीरियंस आदमी ही आपको बता सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, हम बहुत सारा चीज़ जो सीखें अपना स्टूडेंट लाइफ में, वो सब चीज़ आप लोग के सामने रखें, ताकि ये सब चीज़ में आप मिस्टेक नहीं करें। जैसे हमें अभी बताया ना कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 50 क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता, 50 में तो 25 आप ऐसे टिक मार दीजिएगा। 25 क्वेश्चन जो थोड़ा कन्फ्यूजन, हम तो बोलते हैं कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में पढ़िए फिर हिंदी में पढ़िए, आपको जो है ना थोड़ा सा क्लियर होते जाएगा। थोड़ा भी जो मन में रहता है कि इधर जैसे ये बैड रूफ वाला कंडीशन में, आप बेचारा जो एक क्वेश्चन के कारण जिसका नौकरी छट गया, उसको भाई बुरा लगेगा ना कि काहे नहीं हम हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे 50 में से 50 क्वेश्चन हो गया जो हमसे पूछा था। 50 में से मेरा 49 मार्क्स था, जो हम एक क्वेश्चन गलत किए थे, बता दे रहे हैं। जो एक क्वेश्चन मेरा हमको लग रहा है या तो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था या तो 2 क्वेश्चन गलत हुआ। जैसे कुकिंग कॉल कहाँ यूज होता है, हम धोरी मारे थे, अब पता नहीं वो जो है CCL वाला अगर धोरी लिया होगा तो मेरा ही क्वेश्चन सही होगा। और दूसरा एक जो था, हम नॉइस वाला में गलती किए थे। नॉइस में वहाँ पे लिखा था वार्निंग लिमिट,
और हम वार्निंग लिमिट पता है आप 85 डेसिबल की जगह या कुछ और हम 115 वाला मार करके आगे था, पता नहीं। ये नॉइस वाला में मेरा क्वेश्चन पढ़ने के कारण, ये ऐसा नहीं था कि हमको आता नहीं था, हमको 50 में से 50 आता था, लेकिन हमको कोई बताया नहीं ना भाई कि क्वेश्चन को भी किस तरह पढ़ा जाता है। यार क्वेश्चन पढ़ने का भी एक टेक्निक होता है, मतलब क्वेश्चन मिल गया और बस थोड़ा सा नज़र मारे, कुछ एक वर्ड हमको जाना पहचाना मिल गया तो लगा यही आंसर होगा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ना भी एक टेक्निक होता है। हम आपको जैसे बताए थे क्वेश्चन पढ़ना भी एक टेक्निक होता है और क्वेश्चन का ऑप्शंस पढ़ना भी एक टेक्निक होता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा उस समय एक्सपीरियंस कम था, इसलिए मेरा 2 या 3 क्वेश्चन पता नहीं कितना गलत हुआ था। हमको लगता है 2 गलत हुआ था या फिर पता नहीं कितना गलत हुआ था, जो भी हुआ था कि हो गया सिलेक्शन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो है आपका 50 क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। हालांकि आज हम छुट्टी में घर आए हुए हैं, कोशिश करेंगे आज रात को एनुअल रिपोर्ट का भी कुछ एक मतलब एनालिसिस बनाने का, लेकिन अगर नहीं बन पाता, हालांकि कल मेरा इग्नू का भी एग्ज़ाम है, बोकारो जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। आपको भी बता रहे कि आप भी अगर अभी आपके पास टाइम है तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, आगे जा कर के काम देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।